बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 5 अहम केसेस के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान को आज बड़ी कामयाबी मिली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से जो रिमार्क्स दिए थे और जो ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उस पर काजी फैज़ ईसा साहब ने अपने लोगों के थ्रू एक नई रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की है। वो तरक्याती फ़ंड वाला जो केस था, वज़ीर आज़म के तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से जो केस था, उसमें रिव्यू पिटीशन फ़ाइल कर दी गई है बलूचिस्तान बार कौंसल और क्वेटा बार एसोसिएशन ने। और आप जानते हैं काजी फैज़ ईसा साहब का तल्लुक़ भी वहीं से है और वो एक ही झंडे पे है कि काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन है उसको ख़त्म किया जाए। वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। फैसल वावडा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान शदीद किस्म की आज तलख कलामी हुई है, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। काजी फैज़ ईसा साहब का अपना जो रिव्यू पिटीशन थी वो मुख्तसर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमने अपनी कम्युनिटी पर उसका जो वीलॉग है आज की समात का वो मैंने शेयर की है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर कब्ज़ा माफिया के हवाले से जो अहम पेश रफ्त है और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो बड़ा इक़दाम है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं तरक्याती फ़ंड्स की। तरक्याती फ़ंड्स में मामला कुछ इस तरह से था कि सेनेट इलेक्शन से पहले काजी फैज़ ईसा साहब फरमाते हैं कि मैंने एक अखबार में पढ़ा है वज़ीर आज़म इमरान खान तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर जो सेनेट इलेक्शन और अपने जो मेंबरान हैं उनको ख़रीदने की या उनको किसी तरह का लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मामला है ये फॉल करेगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो एक ख़ास किस्म के रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इस पर काजी फैज़ ईसा साहब ने नोटिस लिया, मामला चला गया चीफ जस्टिस साहब के पास। चीफ जस्टिस साहब ने 5 रुकनी बेंच बना दिया। 5 रुकनी बेंच के सामने अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की और काजी फैज़ ईसा साहब की गर्मा गर्मी भी हुई और काजी फैज़ ईसा साहब ने जो व्हाट्सअप दिखाया था वो भी आपके सामने है। उसके बाद क्या होता है, जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम चला जाता है या ये रिपोर्ट चली जाती है कि हमने कोई फ़ंड जारी नहीं किया और हम कोई भी गैर कानूनी फ़ंड जारी नहीं करेंगे, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने वो मामला वाइंड अप कर दिया। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उसमें लिखा कि काजी फैज़ ईसा साहब इस सारे मामले से दूर रहें, क्योंकि वो डायरेक्ट ही उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पिटीशन फ़ाइल की थी और उनकी मुकदमाबाजी आपस में चल रही है। ऐसे में वो वज़ीर आज़म या हुकूमत के मामलात में केसेस को न सुने, जिस पर आज काजी फैज़ ईसा साहब ने यह भी फरमाया कि ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ ज़मीनों और फैमिली और सिविल मामलात सुनूं और मैं इन मामलात में दखल अंदाजी ना करूं। तो चीफ जस्टिस साहब ने हिकमतन ये बात की थी कि जिस तरीके से काजी फैज़ ईसा साहब और अटारनी जनरल के दरमियान तलख कलामी हुई थी, तो वो मामला वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से दो इदारे आपस में जो है वो लड़ाई शुरू कर दें। तो इस पर काजी फैज़ ईसा साहब ने फिर गुस्से का इजहार किया और क्योंकि सब्र और हौसला तो है नहीं, और उन्होंने फिर एक इख्तलाफी नोट लिखा और उसमें कहा कि ये मामला पहले तो चीफ जस्टिस को उसके ऊपर वही 2 रुकनी बेंच रखना चाहिए था, फिर उस बेंच में फ़लाँ जज साहब नहीं थे, जस्टिस मकबूल बाकर साहब को नहीं शामिल किया गया, फिर मेरे हवाले से ये ऐसी चीज़ नहीं है, मीडिया को पहले दी गई, बाद में मुझे बताया गया, वो सारी चीज़ें। अब उस पर आज तरक्याती फ़ंड्स, वज़ीर आज़म के तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से बलूचिस्तान बार कौंसल और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो क्वेटा बार एसोसिएशन है, उन्होंने आज एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की है और उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब के ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल गलत है। कोई भी चीफ जस्टिस दूसरे जज के बारे में रिमार्क्स नहीं दे सकते और यही सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं और जस्टिस मकबूल बाकर को हिस्सा ना बनाना ये इलीगल काम है। तो ये सारी चीज़ों की बुनियाद पर वो जो चीफ जस्टिस साहब का फैसला उस पर रिव्यू पिटीशन फ़ाइल किया है, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब नहीं चाहते कि वो मामला बरकरार रहे और वो मामला किसी भी तरह से जो उसके ऊपर कार्रवाई हो। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब का अपना केस था और उसमें काजी फैज़ ईसा साहब जो चाहते थे, मेरे ख्याल में वो उन्होंने हासिल कर लिया, और वो जो चाहते थे कि पूरी कौम उनकी बात सुने और चाहे वो जिस पर इल्ज़ामात लगाएं, वो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात करें, वो किसी और जो है वो स्कूटर ढाका की बात करें, कोई भी बात करें। और आज उन्होंने 2 जो है, एक हुकूमत और एक हमारी जो इदारे हैं उनके ऊपर डायरेक्टली जो है वो वार किए हैं। तो मैं एक बात मैंने की अपने वीलॉग में जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि निहायत अदब के साथ काजी फैज़ ईसा साहब को बतौर वकील मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि हजूर ठीक है, जो कुछ
हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश बना, जिस तरीके से मुल्क के हालात ख़राब हुए, माशाल्लाह लगता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि माजी में हमारे इदारों का जो किरदार था वो पॉजिटिव नहीं रहा, और चंद एक लोग थे जो सारी की सारी चीज़ों को देखते रहे। लेकिन एक चीज़ की आपसे भी गुजारिश है कि जहाँ आप इस्टेब्लिशमेंट पर या इदारों पर हमला कर रहे हैं या आप उनके हवाले से तनकीद कर रहे हैं, तो वहीं हुजूर आपको ये भी देखना होगा कि जो भी मार्शल लॉ लगा उसको लीगलाइज करने वाली हमारी अदालतें थीं, उसको डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत लीगलाइज करने वाली, आप मौलवी तमीज़ुद्दीन केस को पढ़ लें 1954 को, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस मुनीर थे उसका किरदार सारी दुनिया के सामने है। फिर दोसू केस पढ़ लें, उसमें यह कहा गया कि जब कोई तब्दीली आती है और उस पर अवाम बगावत नहीं करती और अवाम उसको एक्सेप्ट कर ले तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन है। ये आपके चीफ जस्टिस साहब ने लिखा था। उसके बाद आसमा जिलानी केस पढ़ लें, आप नुसरत भुट्टो केस पढ़ लें। जो केस आप माजी में, मैं तो बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की ख़राबी में तीनों इदारों ने मिलकर एक दूसरे से बढ़कर काम किया है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो हमारे ये नाम नहाद सियासतदान हो, चाहे वो हमारे इदारे हों, लेकिन अब आज के लोगों पर तो आप इल्ज़ाम ना लगाएं, और जो पिछलों ने गलतियां की हैं वो फिर हर इदारे के लोगों ने गलतियां की हैं, और फिर ये मामला तो आगे चला जाएगा। फिर ये कहना कि कहीं ये वक्त ना आ जाए कि क़ायद आज़म की जगह जनरल ज़ियाउल हक़ की तस्वीर आ जाए, फिर ये कहना कि 23 मार्च को जिन लोगों ने मुल्क बनाया उनकी बजाय फ़ौजी परेड हो, और ये सारी चीज़ें वो आपने देखी। तो मैं समझता हूँ कि काजी फैज़ ईसा साहब की जो क्रेडिबिलिटी है, जो वो इस तरह की गुफ्तगू करके अपने आप को मज़ीद जो है वो डिस्प्यूटेड बना रहे हैं, तो उनको जो है वो एक ये सारी चीज़ें देखना होगी। फिर हम देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक अपील फ़ाइल की थी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़। अकबर एस बाबर का जो मामला था, और अकबर एस बाबर ने फ़ॉरेन फंड केस का जो मामला है वो छेड़ा था 2014 में। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बतौर बानी और बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी जो बुनियादी रुकनीत है उसको मुअत्तल कर दिया था और उसको ख़त्म कर दिया था, जिस पर उसने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देकर अपने आप को ये डिक्लेयर करवाया कि वो बानी रुकनों में से हैं या बानी अरकान में से हैं पीटीआई के, और चेयरमैन उनको निकाल नहीं सकते। ये एक फ़ैसला दिया था इलेक्शन कमीशन ने, और उस फैसले को अपील में चैलेंज किया था इमरान ख़ान ने बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इस सारे मामले पर अपनी ऑब्जर्वेशन दे या वो किसी को डिक्लेयर करे कि ये बानी रुकन है या नहीं है। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। अनवर मंसूर ख़ान साबिक अटारनी जनरल, जिनकी अटारनी जनरल का जो ओहदा है वो भी काजी फैज़ ईसा साहब केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और बाकी ऑनरेबल जजेस के साथ जब उन्होंने ये कहा था कि यहाँ इस बेंच में वो ऑनरेबल जजेस भी हैं जिन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब की मुआवनत की थी जब वो पिटीशन तैयार कर रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़, तो खैर उस मामले पर उनको फिर घर जाना पड़ा था। वो अनवर मंसूर ख़ान साहब अब बतौर वकील इमरान ख़ान की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनवर मंसूर ख़ान साहब की जो ऑब्जर्वेशंस थी या जो आर्गूमेंट्स थे या जो बहस थी उसको तस्लीम करते हुए वो जो अपील है उसको काबिल समात गिरदानते हुए अकबर एस बाबर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो इस तरह के मामलात में डिक्लेरेशन दे या डिक्लेयर करे, डिक्लेरेशन का इख्तियार उनके पास नहीं है। डिक्लेरेशन का इख्तियार आप जानते हैं सेक्शन 42 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके तहत आप सिविल कोर्ट्स में आप कोई भी आपका जो राइट है उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। फिर जो मामला है फैसल वावडा का, फैसल वावडा की नाहली केस में आज 4 रुकनी बेंच ने समाअत की है, और 4 रुकनी बेंच में उसकी जो सरबराही है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कर रहे थे जो कि बड़े करीबी हैं शरीफ ख़ानदान के। उन्होंने बार बार फैसल वावडा के साथ उनकी तलह कलामी होती रही। फैसल वावडा ने सिर्फ एक बात की कि आप हमारी बात सुन लें, अगर आप हमें गलत पाएँ तो आप हमें फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन बात तो सुने। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि हम चेहरे या जमात को देखकर फैसला नहीं करते, हम तो मेरिट के ऊपर फैसला करते हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपको ये सारी चीज़ों के जवाब भी देना होंगे और आपको तहम्मुल के साथ बात करनी होगी और आपको हमारी बात सुननी होगी। खैर बड़ा मामला ख़राब रहा।
दूसरी तरफ अब ये दरख्वास्त फाइल की गई थी फैसल वावडा की तरफ से और इनके वकील बैरिस्टर मुईद की तरफ से। ये कहा गया था कि जब उन्होंने MNA से रिज़ाइन दे दिया है तो उसके बाद ये जो दरख्वास्तें हैं नहली की, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, वो मामला ख़त्म हो गया है। और इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पहले उनकी जो दरख्वास्त थी वो निपटा दी थी और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। इस पर जो आर्गूमेंट्स हैं वो तलब कर लिए हैं जो पिटिशनर्स हैं, नून लीग है और बाकी जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने दरख्वास्त फाइल की हुई थी फैसल वावडा के ख़िलाफ़। तो उनसे आर्गूमेंट्स तलब कर लिए हैं कि आप आएँ और आके आप आर्गूमेंट्स जमा करवाएं और फिर ये सारा मामला देखा जाए। फिर हम देखते हैं कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ इमरान खान को आज एक और रिपोर्ट पेश की गई और इमरान खान ने आज हुक्म जारी कर दिया है कि लाहौर में जो बड़े कब्ज़ा माफिया हैं उनको हर हाल में, चाहे वो खोखर बिरादरान हों, चाहे वो जो मंशा बम ग्रुप है, या वो शरीफ ख़ानदान के या शरीफ माफिया के जो कब्ज़ा माफियाज़ हैं, या जिन्होंने LDA की सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया या जिनको गैर कानूनी अलाटमेंट हुई, उन सारे के सारे लोगों को हर हाल में कटहरे में लाने के लिए और सरकारी ज़मीनें और जो बाकी जो मालकान हैं उनकी ज़मीनें वागज़ार करवाने का बड़ा फ़ैसला जारी कर दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। और अब कब्ज़ा माफिया के लिए लाहौर में रहना मुश्किल हो गया है और पहले भी CCPO बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मज़ीद अहकामात CCPO को आज भिजवा दिए हैं वज़ीर आज़म ऑफिस ने। अब देखते हैं इन सारे मामलात में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।